हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अजीम खान, मोशन मंच पर आपका फिर स्वागत है बच्चों। तो बेटे आज अपन एक बिल्कुल ही नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक रहेगा हमारा प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो आज के टॉपिक का नेम होगा बेटे हमारा प्रतिरक्षा भाग 1 यानी इम्यूनिटी। तो बेटे ये आपका एक टॉपिक है जो कि रोगों के अंदर ही इसको शामिल किया गया है, तो इसका नाम है प्रतिरक्षा। अब यहाँ पर प्रतिरक्षा है ना, हमारी प्रति सुरक्षा, इसी को कहेंगे प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा क्या है बेटे कि जो है हमारा शरीर जो है हमें कई रोगों से बचाता है। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसी कैपेसिटी है जो हमें विभिन्न रोगों से बचाव करती है। तो बेटे उसी क्षमता को आप कहेंगे प्रतिरक्षा। वरना तो बेटे अपन दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, तो बाहर कई सारे रोगाणु भी होते हैं, वो सांस के द्वारा भी अंदर जाते हैं, हमारे स्किन पर भी होते हैं, कई तरह से हमारे शरीर पर वह आ जाते हैं। तो बेटे हमें तो रोज ही बीमार पड़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक ऐसी क्षमता, अंदरूनी क्षमता हमारी बॉडी के अंदर है और ये क्षमता जो है ये प्रतिरक्षा है। बेटे अभी कोरोना में आपने देखा होगा कि कई जो है कंपनियां हैं वो प्रतिरक्षा बढ़ाने की जो है दवाइयां मार्केट में आने लग गई थी, है ना। और ये खाओ इससे प्रतिरक्षा बढ़ेगी, ये खाओ इससे प्रतिरक्षा बढ़ेगी, यानी पूरा खेल प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी पर आ गया था बेटे। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी प्रतिरक्षा जितने ज्यादा मजबूत होगी वह व्यक्ति उतने ही ज्यादा रोगों से बच सकता है। और जिस दिन हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कमजोर हो जाएगी उसी दिन क्या होगा बेटे, उसी दिन ये होगा कि हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो अब परिभाषा याद रह जाएगी ना। प्रतिरक्षा क्या है कि शरीर में मौजूद ऐसी क्षमता जो शरीर को विभिन्न रोगों से बचाती है, तो उस क्षमता को, उस कैपेसिटी को प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी या प्रतिरोधकता कहेंगे। इसकी एक ब्रांच होती है बेटे इम्यूनोलॉजी, जिसमें प्रतिरक्षा का अध्ययन किया जाता है। और प्रतिरक्षा के बारे में सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बताया। तो याद रखना बच्चों, एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनिटी भी कहा जाता है। बेटे प्रतिरक्षा को मैं दो भागों में बांटने वाला हूं। पहले तो विशिष्ट प्रतिरक्षा और एक होगी अविशिष्ट प्रतिरक्षा, यानी एक तो स्पेसिफिक होगी और एक नॉन स्पेसिफिक होगी। जो बेटे स्पेसिफिक होगी वह एंटीजन के प्रति विशेष होगी, यानी विशेष एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा तो उसी एंटीजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा बनेगी, दूसरे के लिए नहीं बनेगी। तो ये तो बेटे एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया पर आधारित होती है और ये एंटीजन विशेष के प्रति विशिष्ट होती है। दूसरी वाली प्रतिरक्षा नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का माने कि यह प्रतिरक्षा किसी एंटीजन के प्रति विशिष्ट नहीं होती। अगर कोई एंटीजन या रोगाणु बॉडी के अंदर आ जाता है तो बेटे कोई सा भी रोगाणु आए, अगर यह प्रतिरक्षा उसे मार देती है या उस रोगाणु से शरीर की सुरक्षा करती है तो फिर इसे कहा जाता है अविशिष्ट प्रतिरक्षा। तो ध्यान से आप समझिएगा बेटे, यहां पर प्रतिरक्षा का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो प्रतिरक्षा एक रोगों से बचाव की क्षमता है जिसको अपन दो भागों में बांटने वाले हैं। उसके बाद में बेटे प्रतिरक्षा से संबंधित दो पदार्थ मैं आपको बताऊंगा, एक तो एंटीजन होते हैं और एक एंटीबॉडी होता है। बेटे एंटीजन को आप यहां रोगाणु मान सकते हो या फिर यहां पर इनको आप प्रतिजन मान सकते हो। ये जो एंटीजन है फॉरेन पार्टिकल भी हो सकते हैं जो रोगाणुओं के रूप में हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करेंगे। और इनका विरोध करने वाली जो दूसरी रचना है वो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी होगी बच्चों। और ये जो एंटीबॉडी होगी ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये उसी तरह से डिस्ट्रॉय करती है जैसे विशेष ताला विशेष चाबी से खुलता है, तो विशेष एंटीजन विशेष एंटीबॉडी से ही क्रिया करता है। फिर अपन एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो ये दो श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होगी बेटे जो वाई आकृति के रूप में मौजूद होगी। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं बेटे इस चैप्टर की। तो यहां पर अपन सबसे पहले इसका लेंगे परिचय। ये नंबर 1 पार्ट होगा मेरा और नंबर 1 पार्ट आपको याद रखना है। तो नंबर 1 पार्ट बेटे यहां पर अपन लेंगे। तो पहला पार्ट जो इसका होगा यानी ये होगा परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मेरा पहला टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। वर्ड याद रखना बेटे, यानी अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन हमारे चैप्टर का नाम है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा या इसको आप कह सकते हो इम्यूनिटी।
प्रतिरक्षा या फिर इम्यूनिटी। तो बेटे ध्यान रखना, अगर आप स्वस्थ हो ना, अभी आप ये मान लेते हैं ये सेशन देख रहे हो, आप स्वस्थ हो मतलब आपका प्रतिरक्षा मजबूत है, लेकिन जिस दिन आप ये लेक्चर नहीं देखोगे तो मैं तो ये समझूंगा कि प्रतिरक्षा कमजोर हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ बेटे, अगर अपन स्वस्थ हैं, हमारे अंदर जो है क्या कहते हैं हर तरह की एक्टिविटी बिल्कुल जो है अच्छी तरह से हो रही है, तो भी समझना कि अपन स्वस्थ हैं, और हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो मदद कर रहा है। तो बेटे यहां आप देखो कि यहां पर पहली ब्रांच आती है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी का माने स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, यानी आप इसे कह सकते हो प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा का अध्ययन, प्रतिरक्षा का अध्ययन। तो बेटे ध्यान रखना ये कुछ ब्रांचेज होते हैं, याद कर लिया करो, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहां पर पहले है इम्यूनोलॉजी, यानी जिसको कहोगे प्रतिरक्षा का अध्ययन। यहां तक क्लियर। अब ये जो जनक होते हैं ना बेटे, जो वैज्ञानिक जिसके बारे में पहली बार बताता है ना, वो उसका पिता होता है या उसका जनक होता है। तो यहां पर प्रतिरक्षा के बारे में जो सबसे पहले बताया वह एडवर्ड जेनर ने बताया। बेटे टीकी के बारे में भी इसी ने बताया था, बाद में जो है लुईस पास्चर वगैरह भी यहां पर आए। तो यहां पर बेटे दूसरा जो वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है एडवर्ड जेनर। याद रखना, इसने टीके की खोज भी सबसे पहले की थी। तो उसके सम्मान में, उसके मान सम्मान में बेटे इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है यानी यहां पर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। ये याद रखना बेटे, क्या कहोगे इसे, इसे आप कह सकते हो प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। तो ये आप याद रख लें, इसे आप प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी आप कह सकते हैं। उसके बाद में बेटे डेफिनेशन है जो मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं कि शरीर में उपस्थित क्षमता जो शरीर को विभिन्न रोगों से बचाती है, क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है बच्चों, यानी ये तो आप भी समझते होंगे कि हमारी बॉडी में कोई न कोई ऐसी कैपेसिटी है, कोई न कोई ऐसी क्षमता है जो हमें रोगों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें विभिन्न रोगों से बचाती है। तो बेटे वही क्षमता क्या है, प्रतिरक्षा है। कोरोना में देखा होगा, हाँ भाई ये काढ़ा पियो हमारी प्रतिरक्षा बढ़ेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, है ना। बोसों ने तो कोरोनिल दवा डाल दी, हाँ ये प्रतिरक्षा बढ़ाती है। ये काढ़े का घोल पियो बेटे, ये प्रतिरक्षा बढ़ा, यानी टोटल खेल प्रतिरक्षा पर ही आकर रुक गया था। क्योंकि वही वाली बात होती ना, जिसकी प्रतिरक्षा मजबूत यानी उसका शरीर मजबूत। तो बेटे याद रखना कि शरीर में मौजूद ऐसी क्षमता जो हमें या हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाती है, तो ऐसी क्षमता को आप क्या कहोगे, प्रतिरक्षा कहेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे डेफिनेशन याद करा करो, ताकि कम से कम आपके दिमाग में यह बात तो बैठ जाए कि हाँ यार जिस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं ना उसका समरी क्या है, वो है क्या चीज। तो जैसे आपके दिमाग में आए प्रतिरक्षा, अब क्या पढ़ना है अपन को बेटे, प्रतिरक्षा पढ़नी है। तो सबसे पहले तो प्रतिरक्षा के बारे में वन वर्ड तो याद कर लो कि प्रतिरक्षा का माने बचाव होता है बेटे। अब किससे बचाओ, तो रोगों से बचाओ। तो अब आपको याद हो गया कि हमारे शरीर में एक ऐसी क्षमता होती है जो हमें विभिन्न रोगों से बचाती है या विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। तो बेटे वही क्षमता क्या है, प्रतिरक्षा है। इसकी एक शाखा होती है जिसको इम्यूनोलॉजी कहेंगे, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान। बेटे हिंदी में क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजी को प्रतिरक्षा विज्ञान। तो प्रतिरक्षा विज्ञान का माने जिसमें प्रतिरक्षा का अध्ययन किया जाता है। अब प्रतिरक्षा बेटे हमें या तो बेटे हमारे अंदर तो होती है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल तरीके से लेंगे तो वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, और वैक्सीनेशन से भी हमारे शरीर में कई रोगों से प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। तो वैक्सीनेशन के बारे में सबसे पहले बताने वाला वैज्ञानिक था एडवर्ड जेनर। तो बेटे इसको मान और सम्मान के अंदर इसको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा गया है। यहां तक क्लियर। फिर बेटे मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता, बात एक ही बेटे, तो ये 2 तरह की होती है। एक तो ऐसी होती है कि बेटे एंटीजन के प्रति विशिष्ट होगी। अगर जो एंटीजन बॉडी में आएगा
अगर कोई एंटीबॉडी उसी को नष्ट करती, दूसरे एंटीजन को नष्ट नहीं करती, तो इसे तो विशिष्ट प्रतिरक्षा कहेंगे। और एक अविशिष्ट होती है बच्चों, जिसमें चाहे कैसा भी बॉडी के अंदर एंटीजन आ जाए, वहां पर हमारा शरीर उन सबको नष्ट कर देगा। तो ये जो प्रतिरक्षा है ये किसी एंटीजन के प्रति विशिष्ट नहीं है। तो फिर याद रखना, डेफिनेशन क्लियर होगी। और प्रतिरक्षा, ये प्रतिरक्षा बेटे दो प्रकार की होगी। तो पहली प्रतिरक्षा है स्पेशल इम्यूनिटी, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे विशिष्ट प्रतिरक्षा। बेटे इसको हिंदी में याद कर लेना, इसको यहाँ कहा जाएगा विशिष्ट प्रतिरक्षा। तो जैसा नाम से लग रहा है ना बच्चों, विशिष्ट प्रतिरक्षा, तो यार याद कर लो, विशिष्ट है। अरे किसके प्रति विशिष्ट है, तो एंटीजन के प्रति विशिष्ट है। और एंटीजन क्या है बेटे, रोगाणु है जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एंटीजन। तो आप यहां पर देख लें, यानी यहां पर आप देख लें बेटे स्पेशल इम्यूनिटी, यानी ये जो प्रतिरक्षा है एंटीजन के प्रति विशिष्ट प्रतिरक्षा, यानी एंटीजन के प्रति विशिष्ट प्रतिरक्षा। अब इसको क्या समझोगे कि इसमें एक विशेष एंटीबॉडी एक विशेष ही एंटीजन से क्रिया करेगी, उसके अलावा दूसरे एंटीजन से क्रिया नहीं करेगी। जैसे सपोज करो बेटे कि यहां पर किसी ने बीसीजी का टीका लगाया। अब बीसीजी का टीका किसके अगेंस्ट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट है ना। तो अब अगर बाय द वे फ्यूचर में उस व्यक्ति में कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जीवाणु चला गया, तो इस टीके से जो एंटीबॉडी बनेगी वो उसे नष्ट करेगी। लेकिन अगर माइकोबैक्टीरियम के अलावा कोई बेटे टिटेनस का चला गया या कोई जो है अलग बीमारी का चला गया, तो बेटे वो जो एंटीबॉडी बीसीजी में बनी थी ना, वो और रोगाणुओं को नष्ट नहीं करेगी। तो इससे आप क्या समझे कि यहां पर विशेष एंटीबॉडी विशेष एंटीजन से ही क्रिया करके उसे नष्ट करेगी। तो फिर इसे आप क्या कहोगे, विशिष्ट प्रतिरक्षा, स्पेशल प्रतिरक्षा, स्पेसिफिक प्रतिरक्षा। तो यहां आप देख लें कि यहां पर स्पेशल या स्पेसिफिक प्रतिरक्षा यानी विशिष्ट प्रतिरक्षा। तो बेटे इसमें याद रखना, यह प्रतिरक्षा एंटीजन के प्रति क्या होती है, विशिष्ट होती है, यानी बेटे होती है स्पेसिफिक। इसको आप क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक भी आप कह सकते हो। इसका एग्जांपल दे रखा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये वैसे होते हैं बेटे, जैसे मैंने यहां पर लिखा लॉक की रिएक्शन, लॉक की रिएक्शन, यानी मैंने क्या लिखा, ताला चाबी क्रिया। अब इससे क्या समझे यार, ताला चाबी तो सबके घरों में रहते हैं, लेकिन ये तो आपने देखा होगा ना कि विशेष कमरे का ताला विशेष चाबी से ही खुलता है। यानी ऐसा नहीं कि बाहर के गेट का ताला जो है वो बेटे उसी ताले से कि पड़ोसी का ताला भी खुल जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं ना, हमारा ताला हमारी चाबी से खुलेगा, पड़ोसी का ताला पड़ोसी की चाबी से खुलेगा। तो हमारी चाबी हमारे ताले के लिए विशिष्ट हुई ना। तो इसी तरह से बेटे एक विशेष एंटीजन होती है, वो विशेष एंटीबॉडी से ही क्रिया करके और जो है वो नष्ट की जाती है। तो इसे अपन कहेंगे विशिष्ट प्रतिरक्षा, यानी विशेष एंटीबॉडी के द्वारा विशेष एंटीजन को ही नष्ट किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में बच्चों आप देखो, इसका एग्जाम्पल है एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया। दूसरी प्रतिरक्षा है जिसको मैंने लिखा है नॉन स्पेशल इम्यूनिटी, यानी बेटे इसको आप हिंदी में क्या कहोगे, अविशिष्ट। इसको हिंदी में याद कर लेना, अविशिष्ट प्रतिरक्षा। इसको हिंदी में कहेंगे अविशिष्ट प्रतिरक्षा। अब यहां पर क्या है कि जो एंटीजन होता है ना बेटे, यानी जिसको मैंने पैथोजन या पैथोजन को हिंदी में आप क्या याद करोगे, रोगाणु, है ना, जिसके अंदर जीवाणु वायरस सब आते हैं बेटे। तो देखो आप यहां पर कि एंटीजन रोगाणु के प्रति विशिष्ट नहीं, यानी यहां पर ये जो है एंटीजन मान लो या पैथोजन मान लो, तो ये प्रतिरक्षा किसी एंटीजन या रोगाणु के प्रति विशिष्ट नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना कि बेटे यहां पर जो विशिष्ट प्रतिरक्षा है ये तो एंटीजन के प्रति विशिष्ट होती है, और एंटीजन क्या होते हैं, शरीर के भीतर प्रवेश करने वाले रोगाणु। और जो ये अविशिष्ट प्रतिरक्षा है ये किसी एंटीजन के प्रति विशिष्ट नहीं होती है। इनके सामने जो भी एंटीजन आएगा, चाहे वो कैसा भी रोगाणु आए, ये प्रतिरक्षा बेटे उसको डिस्ट्रॉय कर देगी।
ये नहीं देखेगी कि कौन सा एंटीजन है कौन सा नहीं है। तो ये जो अविशिष्ट प्रतिरक्षा है ये किसी भी एंटीजन के प्रति विशिष्ट नहीं होती है। और इसमें जैसे मान लो हमारी स्किन है ना, स्किन है बेटे, अब स्किन है, कोई भी रोगाणु अगर आकर बैठेगा तो हमारी त्वचा की जो पीएच होती है ना वो उस रोगाणु को मार देती है। उसके अलावा बेटे WBC है, तो WBC के सामने जो भी रोगाणु आता है उसका इनकाउंटर कर देती है। ये नहीं देखती यार इस मोहल्ले का ये रोगाणु इसको नहीं मारे, ये उस मोहल्ले का रोगाणु इसको नहीं मारे। जो भी रोगाणु WBC के सामने आता है WBC बेटे उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, किसी रोगाणु के प्रति ये विशिष्ट नहीं होती है। और अगले होते बेटे लाइसोजाइम एंजाइम। देखो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ना बच्चों, ये हमारी लार में भी पाया जाता है, ये हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है और ब्लड में भी पाया जाता है। अब लार में मान लो कोई सा भी जीवाणु आ गया तो ये लाइसोजाइम ये नहीं सोचेगा यार मैं इसको तो मारूं इसको नहीं मारूं, इसके सामने जो भी एंटीजन आएगा, जो भी रोगाणु आएगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो कहने का मतलब हमारी त्वचा, WBC और बेटे लाइसोजाइम एंजाइम, ये एंजाइम किसी एंटीजन के प्रति विशिष्ट नहीं होते हैं, किसी रोगाणु के प्रति विशिष्ट नहीं होते हैं। ये तो क्या होते हैं कि जो भी इनके सामने रोगाणु आता है ना उन सब रोगाणुओं को ये नष्ट कर देते हैं। तो बेटे पहली टॉपिक पर आपको याद रखना है प्रतिरक्षा का परिचय। बिल्कुल सिंपल परिचय, परिभाषा क्या है? तो परिभाषा क्या याद करिए आपने कि शरीर में मौजूद ऐसी क्षमता जो हमें विभिन्न रोगों से बचाती है बेटे उसे अपन प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा का अध्ययन क्या याद हुआ? प्रतिरक्षा विज्ञान, जिसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसका जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। कितने प्रकार की होती है बेटे प्रतिरक्षा? 2, विशिष्ट और इसका क्लासिफिकेशन तो आगे पढ़ेंगे, जिसमें जन्मजात प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, ये तो बेटे आगे आएगा। ये क्लासिफिकेशन ऑफ द इम्यूनिटी है। यहां पर पार्ट ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो एक तो विशिष्ट होगी और एक अविशिष्ट होगी। विशिष्ट में आपने याद कर लिया कि यह प्रतिरक्षा किसी एंटीजन के प्रति विशिष्ट होती है, और दूसरा है बेटे अविशिष्ट, यानी यह प्रतिरक्षा किसी एंटीजन के प्रति विशिष्ट नहीं होती है। और यह हमें कहां से मिलती है? त्वचा के द्वारा यह प्रतिरक्षा मिलती है, WBC के द्वारा बेटे यह प्रतिरक्षा मिलती है, और एक लाइसोजाइम जो हमारी लार में पाया जाता है, हमारे आंसुओं में पाया जाता है, और साथ में जो है ब्लड में भी पाया जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि कभी कभी रोना भी आंखों के लिए अच्छा होता है, बशर्ते दहाड़े मार मार के ना रो। कैसे कि रोएंगे बेटे तो आंसू निकलेंगे, आंसू निकलेंगे तो वो कोर्निया पर फैलेंगे, और जब कोर्निया पर फैलेंगे तो वहां पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को वो नष्ट कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब फूड अपन जो है मुख गुहा में भरते हैं तो बेटे पता नहीं सब्जियां धुली हुई भी है या नहीं है, तो लेकिन प्राकृतिक रूप से हमारा ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये बेटे क्या करता है, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है फूड के माध्यम से जो जीवाणु वहां पर आए हैं। तो इस तरह से ये प्रतिरक्षा के 2 प्रकार। अब मैं आपको बताने वाला हूं बेटे प्रतिरक्षा से संबंधित रासायनिक पदार्थ। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षा से संबंधित है। पहला कौन सा है बच्चों? तो पहला तो एंटीजन अपन पढ़ने वाले हैं, और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? तो अपन पढ़ने वाले हैं एंटीबॉडी। तो आइए अपन देखते हैं, यानी दूसरा पार्ट जो इसका शुरू होता है बच्चों, और ये होगा प्रतिरक्षा से संबंधित पदार्थ। तो प्रतिरक्षा से संबंधित पदार्थ में पहला पदार्थ में यहां पर ले रहा हूं एंटीजन, या फिर बेटे इसको आप हिंदी में याद कर लेना प्रतिजन। ये जरूर याद करना, एंटीजन और एंटीबॉडी, ये प्रतिरक्षा से संबंधित 2 प्रकार के रासायनिक पदार्थ आपको याद करना है। तो पहला तो आपको एंटीजन याद करना है, और दूसरा क्या याद करना है बेटे? यानी इसका हिंदी नाम प्रतिजन। अब देखो आप बेटे, यानी एंटीजन क्या होते हैं? तो पहले नंबर पर आपको याद करना है कि पॉलीसेकेराइड व प्रोटीन के बने अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं। तो ये आपको याद हो गया कि एंटीजन किसके बने होंगे। तो एंटीजन बेटे पॉलीसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट है, और प्रोटीन इससे निर्मित होते हैं, और आकार में भी ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो एक बार ध्यान से देख लें कि बेटे एंटीजन क्या है, यानी एंटीजन जो है ये पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये सीधा यहां आप याद कर लें कि बेटे एक तो ये बने होते हैं यानी पॉलीसेकेराइड
पॉलीसैकेराइड, और साथ में ये किसके बने होंगे, तो बच्चों ये बने होंगे प्रोटीन के। तो पहले तो इनका संगठन याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो एंटीबॉडी होते हैं वो तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है बेटे, याद रखना। और ये जो एंटीजन होते हैं ये पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन के बने होते हैं। किस रूप में मिलेंगे, तो सेकंड पॉइंट जो आपको इसका याद करना है कि बेटे पैथोजन, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है और एलर्जन है, के रूप में ये उपस्थित होते हैं। यानी आपको यहां याद करना है कि बेटे एंटीजन इक्वल टू, यहां पर आते हैं बेटे पैथोजन, एंटीजन इक्वल टू इन आप पैथो। अब पैथोजन में क्या क्या बेटे आपको याद करना है, तो पैथोजन में बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैथोजन में बेटे वायरस भी हो सकता है, पैथोजन में कोई सा जो है प्रोटोजोआ भी हो सकता है, प्रोटोजोआ, और पैथोजन में बेटे यहां पर यानी कोई सा एलर्जन भी हो सकते हैं। एलर्जन का माने जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं बेटे यहां पर एंटीजन, तो एंटीजन इक्वल टू क्या है बेटे पैथोजन, यानी हिंदी में क्या कहोगे, रोगाणु। ये वर्ड याद कर लेना बेटे, यानी एंटीजन क्या है, एक विशेष रोगाणु होते हैं। और ये रोगाणु किस रूप में हो सकते हैं, तो रोगाणु बेटे जीवाणु के रूप में हो सकते हैं, ये वायरस के रूप में हो सकते हैं, ये प्रोटोजोआ के रूप में हो सकते हैं, और किस रूप में हो सकते हैं, एलर्जन। एलर्जन का माने डस्ट पार्टिकल है, पोलन ग्रेन है, जो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एलर्जन। तो ये थोड़ा सा आप समझे बेटे। तो यहां आप देखिएगा कि पैथोजन जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या एलर्जन के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी जो एंटीजन होते हैं ये पैथोजन के रूप में पाए जाते हैं। और ये काम क्या करते हैं, तो इनका काम ये है कि बेटे ये एंटीबॉडी के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं। आप कहोगे कि यार ये तो एंटीजन है, ये एंटीबॉडी को कैसे प्रेरित करेंगे, तो अब मैं समझाता हूं बेटे कि जैसे मान लेते हैं हमारे अंदर सर्दी जुकाम हो गया, यानी हमारे अंदर जो है सर्दी जुकाम के वायरस ने प्रवेश कर लिया। अब वायरस ने प्रवेश कर लिया मतलब एंटीजन ने प्रवेश कर लिया, तो फिर हम क्या देखते हैं कि हम 2-3 दिन बाद में बेटे हम ठीक हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे हुई होगी कि जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर गया है वहां जाते हैं बेटे उसने प्रेरित किया एंटीबॉडी निर्माण को, क्योंकि जैसे एंटीजन जाएगा तो हमारा शरीर उस एंटीजन को नष्ट करने के लिए क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो जब तक कोई अगर एंटीजन नहीं गया था तो उसके विरुद्ध कोई एंटीबॉडी भी नहीं बनी थी बेटे। तो ये याद रखना, ये जो एंटीजन होते हैं ये बेटे शरीर के भीतर एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित भी करते हैं। यहां तक भी आपने याद कर लिया। उसके बाद में ध्यान रखना बेटे, ये मैं आगे बताऊंगा कि एंटीजन की सतह पर एपिटोप स्थल उपस्थित होते हैं जो एंटीबॉडी के पैराटोप से क्रिया करते हैं। देखो बेटे ये इस तरह से होता है, यानी यहां पर ये यहां मैं आपको बना रहा हूं कि इस तरह से ये मैंने यहां पर बनाया, तो ये तो है बेटे एंटीजन, ये याद रखिएगा कि इसको मैंने यहां पर बनाया तो ये तो है एंटीजन। यहां तक के लिए ये एंटीजन है, इसको समझना आप ध्यान से। अब इसके यहां पर ये मैं आपको बनाऊंगा, तो इसके यहां पर बेटे आप देखिएगा कि इधर यहां पर आप देखो कि यहां आप देखिएगा, तो यहां अगर आप देखेंगे, यहां आप देखेंगे तो इस तरह से देखिएगा बेटे, ये है, यानी यहां आप देखिएगा ये मान लेते हैं ये आप देखिएगा बच्चों। तो यहां पर क्या है कि यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये तो है एंटीजन, ये तो एंटीजन है, और ये है बेटे यहां पर एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी। अब यहां पर आप देखो कि यहां जो एंटीजन के ये पार्ट हैं ये तो कहलाएंगे एपिटोप, ये तो एपिटोप होंगे, और ये जो एंटीबॉडी के पार्ट होंगे ये कहलाएंगे यहां पर पैराटोप। तो यहां आप देख लें कि बेटे एंटीजन और ये एंटीबॉडी, यानी यहां आप देखिएगा कि ये विशेष जो पार्ट होंगे इस तरह से, ये यहां पर आप देखो कि इस तरह से यहां पर जो विशेष पार्ट होंगे ये यहां पर ये इस तरह से। तो बेटे ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के यहां पर ये
समान होते हैं, एक दूसरे में फिक्स होते हैं। तो ये वर्ड याद करना, एंटीजन का जो एपिटोप है, ये वाला बेटे, ये वाला एपिटोप, ये एंटीबॉडी के पेराटोप से क्रिया करते हैं। तो ये आगे जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये दो वर्ड याद करना है बेटे कि ये तो एंटीजन है और एंटीबॉडी के जिस स्थान से जुड़ता है ना, वह स्थान एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाती है। तो जो एंटीजन है उसके उभार तो कहलाते हैं एपिटोप, और ये एंटीबॉडी के जिस खांचों में फिट होते हैं ना बेटे, वह कहलाते हैं पेराटोप। तो जब तक एपिटोप और पेराटोप आपस में जो है क्या कहते हैं समावेशित नहीं होंगे, तो बेटे ये आपस में एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया भी नहीं करती। और यही कारण है कि विशेष एपिटोप विशेष पेराटोप से क्रिया करता है। तो अपन ये कहते हैं ना कि एक विशेष एंटीजन विशेष एंटीबॉडी से क्रिया करता है। कारण क्या है, जिस तरह से एंजाइम पर सक्रिय स्थल पाए जाते हैं ना बेटे सबस्ट्रेट के अनुसार, उसी तरह से आपको याद रखना है कि एंटीबॉडी की सतह पर जो पेराटोप होते हैं वह इस तरह से एंटीजन की सतह के एपिटोप के समान होते हैं। तो यहां ये वर्ड याद करना कि एंटीजन की सतह पर क्या पाए जाते हैं, एपिटोप, जो एंटीबॉडी के पेराटोप से क्रिया करते हैं। मतलब दो वर्ड याद करना है बेटे, एपिटोप तो किससे संबंधित है, एंटीजन से, और ये पेराटोप किससे संबंधित है, एंटीबॉडी से। तो ये यहां पर पहला मटेरियल पूरा हो गया हमारे पास में, यानी एंटीजन। तो बच्चों यहां ध्यान से देख लें आप कि एंटीजन, तो एंटीजन क्या है, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बना रासायनिक पदार्थ है। ये किस रूप में मिलेगा आपको, पैथोजन या रोगाणु के रूप में मिलेगा। ये बॉडी में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है, क्योंकि जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा शरीर उस एंटीजन के विरुद्ध क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। बेटे एंटीजन की सतह पर और एंटीबॉडी की सतह पर विशेष स्थल होते हैं जिसके आधार पर ये एक दूसरे से क्रिया करते हैं। तो एंटीजन की सतह पर जो होता है वो तो एपिटोप कहलाता है, और एंटीबॉडी की सतह पर होता है ये पेराटोप कहलाता है। तो आपको तो ये तो सुना होगा कि विशेष एंटीबॉडी विशेष एंटीजन से क्रिया करती है, या विशेष एंजाइम विशेष सबस्ट्रेट से ही क्रिया करता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है बेटे एपिटोप और पेराटोप। तो एपिटोप तो एंटीजन से संबंधित है और पेराटोप जो किससे संबंधित है, यानी एंटीबॉडी से। यहां तक क्लियर।